दोस्तों आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइसेस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइसेस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं तो इसके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं इसमें थिंकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ट और टेस्टेड हैं। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस बुक के चैप्टर्स की ओर। सबसे पहला चैप्टर है, भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। सक्सेस हर किसी की लाइफ का एक गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो तो आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड टाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी लाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रह रहा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक बड़ा घर ले सके, यानी अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी न देने की वजह से सबसे ज़्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों न ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्हें इनिशिएटिव मिला था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वे कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। वो इतनी सैलरी की डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पर बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो, अपनी बर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। चैप्टर नंबर 2, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलता है कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिजीज को एक्सक्यूजिस्ट कहते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आती, लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपने फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं, मेरे साथ हेल्थ इश्यू है, या मैं काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ, या फिर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ, या मैं अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेलिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बतौर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेलिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था वो काफ़ी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो इस बात को लेकर इतनी कॉन्फिडेंस थी कि वो जो बनना चाहती थी कभी बन नहीं पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेलिल से पूछा कि उसे क्या लगता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है,
और कब एंड होती है। तो सेलिन ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेलिन को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ के आधे हिस्से में भी नहीं पहुंची है और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। चैप्टर नंबर 3, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को ख़त्म कीजिए। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है और इससे पहले कि हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उनके पास आया तो अफसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट्स हैरान रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी में ऊपर नहीं आया था। सब डरे और सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक से वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पुल से निकाला गया। जब अफसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करें और अपने प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उससे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उनके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसे मत देखो, सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। चैप्टर नंबर 5, नए ढंग से सपने कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। पहले सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान और वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन के प्लान को लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक कॉन्फिडेंट अप्रोच यूज की
उसने सारी डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ आ गया, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल बर्ड अपनी डिस्कवरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहो जो खुद एक क्रिएटिव थिंकर हैं। चैप्टर नंबर 6, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, या आप वही हैं जो आप सोचते हैं। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लॉन रेंजर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा, बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हेड नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काउबॉय हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लॉन रेंजर वाली हैट ही चलेगी और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो जो आप खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। चैप्टर नंबर 7, अपने आसपास का माहौल सुधारें। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेंट किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये थी यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से खा रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और जो फर्स्ट क्लास में आप थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। चैप्टर नंबर 8, अपनी सोच को दोस्त बना लें, या अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेट पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहाँ। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियनशिप जीत ली। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया तो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ।
और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड, पॉजिटिविटी और गुड विल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं कर सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। चैप्टर नंबर 9, लोगों के लिए अच्छा सोचें। जिन लोगों की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, या यूँ भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफ़िकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफ़ी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला आज के बाद कभी दोबारा उसके घर आने की हिम्मत ना करें। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात ख़त्म की तो एजेंट कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से $2.5 लाख की एडोपमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें और हमें यह भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टफुल बिहेव करना होगा। चैप्टर नंबर 10, काम में जुटने की आदत डालिए। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजुअल रिजल्ट्स जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लीजमेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना, लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था तो वे एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइन थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थीं। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही ना दो। चैप्टर नंबर 11, असफलता को सफलता में बदलिए। ग्रेट लियोनेर बैरीमेल को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी ख़राब कर दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद मिस्टर बैरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते। वो व्हीलचेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। अगले 18 साल तक सीवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरीमोर ने कई मूवीज में सक्सेसफुल रोल प्ले किए और वो भी अपनी व्हील चेयर में बैठकर। कई सारी मूवीज में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए थे और उन्हें बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सबकी लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज करो कि तुम एक्चुअल में कभी हारे नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो। डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेज नहीं है, इसलिए आप इस स्टेज से बाहर निकलने की कोशिश करो।
चैप्टर नंबर 12, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पज होता है और एक डिजाइनर भी होता है और एक प्लान भी जिससे हम सक्सेस अचीव करते हैं। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पज और मोटिवेशन देता है। मिसेज डी का बेटा जब 2 साल का था तो उसे कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी 3 महीने पहले डेथ हो चुकी थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस हैं, लेकिन मिसेज डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रियल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेंगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशन करवाने पड़े और डॉक्टर हर टाइम यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही मंथ बचे हैं। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ मंथ इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेज डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी थी कि वो अपना दर्द सहन कर पाईं और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाईं। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेज करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करना है तो 10 इयर्स का गोल प्लान सीखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो। अपनी डेली और वीकली गोल सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 13, लीडर्स की तरह कैसे सोचें। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रियलिटी का एक इन्फ्लुएंसर मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट से डरना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट यूज करने से उन्हें भी एड्स हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंड शेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्चर ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नज़रिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो। अपने काम में और एक्शंस में ह्यूमन बनो। लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो। प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को इवेल्युएट करने का टाइम निकालो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी और नेक्स्ट समरी आप किस बुक पर सुनना चाहते हैं।